हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय आदित्य। आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर एडवोकेट अपूर्वा मैम, जो कि हमें इस सीरीज में अगला वीडियो एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि है डीआरटी एक्ट, मतलब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट, जो कि आरडीडी बीएफआई एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मॉडिफिकेशंस है जो कि सरफेसी एक्ट में है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए खुद हमें मैडम पढ़ाने आए हैं आज। तो चलिए मैडम के साथ पढ़ते हैं। ओवर टू यू मैडम। द रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव अंडर दिस एक्ट ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश किया जाता है। ट्रिब्यूनल्स का काम है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो भी पैसा ड्यू है, जो भी पैसा मिलने वाला है वो रिकवरी नहीं हो रहा है, तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये ट्रिब्यूनल्स को एप्लीकेशन दे सकते हैं। एंड आफ्टर अप्लाइंग टू दिस ट्रिब्यूनल्स देयर इज एक्सपीडिशियस रिकवरी, मीन्स स्पीडी रिकवरी होता है। जो भी ड्यूज का जो भी एप्लीकेशन दिया है उसका स्पीडी रिकवरी होने का चांसेस है। एंड सेकेंड वन इज वो इंसॉल्वेंसी, resolution and bankruptcy of individuals and partnership firms. Under this act there are two authorities. First one is what DRT and second one is DRAT. DRT means debt recovery tribunals, and in India there are 33 debt recovery tribunals are there in all over India. Debt recovery tribunals consist of only one person who is to be called as presiding officer. इसका qualification है who is has been or qualified to be a district judge. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है या था या होने वाला है, वो पर्सन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। एंड इसका टेन्योर है 5 ईयर्स और 65 ईयर्स। अपॉइंट करने के बाद 5 ईयर्स तक वो अपना काम कर सकता है, या 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले 65 ईयर्स का हो जाता है तो उसका टर्म वहीं पे कंप्लीट, विचएवर इज अर्लियर। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर देर आर 2 रिकवरी ऑफिसर्स। इनके बीच में जो भी काम है, उनको काम देने का काम, उनके बीच में काम डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ना हम लोग देखेंगे सेकेंड वन इज debt recovery appellate tribunal, and in India all over India there are 5 debt recovery tribunals are there. इसका कभी composition same है, it consists of only one person who is to be called a presiding officer. इसका qualification है who has been qualified to be a judge of the high court, या जज हाई कोर्ट का जज है, था या होने वाला है। इस यहाँ पे देखा था हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज एंड यहाँ पे हाई कोर्ट का जज, और हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस और हैज़ हेल्ड पोस्ट in grade 1 of that Indian legal service for more than 3 years, and presiding officer of the tribunal, जो DRT ट्रिब्यूनल में presiding officer का वर्क काम किया है for more than 3 years। इसका भी टेन्योर सेम 5 ईयर्स और 70 ईयर्स। 5 ईयर्स अपॉइंट करने के बाद 5 ईयर्स तक काम कर सकता है, 75 ईयर्स का हो जाता है 5 ईयर्स में, तो विचएवर इज अर्लियर उसका टर्म वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। एंड स्पेशल नोट इज व्हाट पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी है, उसके पास एक पावर है एनी ट्रिब्यूनल, कोई भी ट्रिब्यूनल में या प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या जुडिशियल ऑफिसर हो, वो ट्रिब्यूनल में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पर्सन्स को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जुडिशियल मेंबर को अथॉराइज करेगा, अथॉरिटी देगा कि टू एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस डीआरटी। ऑलरेडी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कोई दूसरे ट्रिब्यूनल में, तो ये ट्रिब्यूनल का भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पोस्ट कंटिन्यू कर सकता है विद दिस। पहले वाला भी रहेगा साथ में, ये वाला भी रहेगा, 2 पोजीशन साथ में। एंड हियर ऑल्सो सेम, जुडिशियल मेंबर ऑफ एनी ट्रिब्यूनल, वो पोजीशन के साथ साथ ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन दिस ऑफ दिस डीआरटी, दोनों पोजीशन वो साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। अनदर वन इज व्हाट चेयरपर्सन ऑफ एनी एपेलेट ट्रिब्यूनल, कोई भी एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन है, वो चेयरपर्सन ये डीआरटी का भी चेयरपर्सन का फंक्शन कर सकते हैं, दोनों साथ में। वो ट्रिब्यूनल का भी चेयरपर्सन रहेगा एंड ए ट्रिब्यूनल का भी सेम चेयरपर्सन रहेगा, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली वो अपना काम कर सकता है। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। जितने टेरिटोरियल लिमिट, एक एरिया में अगर ज़्यादा केसेस है तो डीआरटी भी ज़्यादा रहेगा, कम केसेस तो डिपेंडिंग जितना ज़्यादा केसेस उतना ज़्यादा डीआरटी। एंड डीआरटी एम्पावर टू फ्रेम देयर ओन प्रोसीजर। डीआरटी को किसी का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं, वो अपना खुद का प्रोसीजर, खुद का जो भी रिकवरी करने का प्रोसीजर है वो अपना सेटअप कर सकता है। एंड डीआरटी में किसको कंप्लेंट करना है तो ये ध्यान देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट है कंप्लेंट का दैट शुड बी 20 lakhs और मोर। 20 lakhs या 20 lakhs से ज़्यादा रहेगा तो ही डीआरटी अपना उसके कंप्लेंट्स एक्सेप्ट करेगा। एंड वन मोर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी केस रिकमेंड करेगा डीआरटी को तो वो 1 लाख रिकमेंड करेगा तो डीआरटी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक ही कंडीशन पे कि उसका अमाउंट 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अदर बाकी सबके लिए 20 lakhs और ज़्यादा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है तो वो 1 लाख से कम केसेस, 1 लाख से कम जो भी रहेगा अमाउंट का केसेस वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। डीआरटी को जो भी एप्लीकेशन दिया, डीआरटी का फर्ज बनता है कि उसको वो केस को 180 डेज के अंदर अंदर उसको डिस्पोज करे, उसको सॉर्ट आउट करें। एंड हम लोग देखेंगे अभी डीआरटी ट्रिब्यूनल प्रोसीजर, सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीआरटी को एप्लीकेशन देगा प्लस
फीस के साथ साथ। क्यों? टू रिकवर एनी डेट फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी पर्सन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किससे पैसा मिलने का रहेगा तो वो अमाउंट ज़्यादा है 20 लाख या उससे ज़्यादा रहेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ वो अपने फ़ी दोनों सबमिट करेगा DRT को। अगर वही पर्सन के अगेंस्ट, वही डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई दूसरा बैंक या कोई दूसरा FI, उन लोग का भी कुछ पैसा मिलने वाला रहेगा सेम डिफेंडेंट से, उन लोग ने भी DRT से फाइल किया है कोई भी केस, तो इन दोनों के पास ऑप्शन रहता है कि ये दोनों ज्वाइन करें। दे बोथ में ज्वाइन टुगेदर एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोई भी स्टेज प्रोसीडिंग्स तो कोई भी स्टेज पर उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट बिफोर द फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर के पहले कोई भी स्टेज पे उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने फाइल किया केस DRT के पास, तो DRT क्या करेगा? इशू समन्स रिक्वायरिंग डिफेंडेंट टू शो कॉज विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ समन। DRT डिफेंडेंट को समन इशू करेगा एंड उसको बताएगा, बोलेगा कि शो कॉज नोटिस इशू करेगा, बोलेगा कि 30 days के अंदर अंदर मुझे डिफेंस प्रोवाइड करो। तो डिफेंडेंट एट और बिफोर फर्स्ट हियरिंग और विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द ट्रिब्यूनल, फर्स्ट हियरिंग के पहले या ट्रिब्यूनल ने जो टाइम स्पेसिफाई किया वो टाइम के अंदर अंदर रिटन प्रेजेंट स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल को प्रेजेंट करेगा रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में एक स्टेटमेंट DRT को दे देगा। DRT को देने के बाद DRT आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ द डिफेंडेंट को भी एंड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, दोनों को अपॉर्चुनिटी देने के बाद DRT एक ऑर्डर पास करेगा। अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ द पार्टीज पास एन इंटरिम ऑर्डर। उसमें क्या होगा? अदर DRT डिफेंडेंट को बोल सकता है या डिबार कर सकता है उसके खुद के प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करने में, खुद के प्रॉपर्टीज़ में डील करने में, उसको डिस्पोज करने में, कुछ भी करना है तो पहले ट्राइब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा उसको, उसके बाद में कुछ भी उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ वो डील कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम DRT जो भी उसने ऑर्डर पास किया वो दोनों पार्टीज़ को सेंड करेगा एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने अंडर हिज ओन सिग्नेचर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रिकवरी ऑफिसर को, ये सब जो भी है रिकवरी करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, अपील टू DRT के ऑर्डर से कोई भी ना खुश है तो दे में अपील टू DRAT, दिस इज अंडर सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट। वो भी कभी अप्लाई कर सकता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द कॉपी ऑफ द ऑर्डर। 30 days के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा DRAT का, अदरवाइज वो एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन चांसेस है अगर DRAT में भी एंटरटेन after expiry of 30 days if it is satisfied that there was sufficient cause for the delay। अगर DRT satisfied है कि डिले होने का कुछ स्पेसिफिक रीजन से वो एक्सेप्ट करेगा तो 30 days के बाद भी वो केस को वो एक्सेप्ट कर सकता है। बट नो अपील शेल लाई टू DRAT इफ एन ऑर्डर मेड बाय DRT विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज। DRT ने जो भी ऑर्डर दिया था वो दोनों पार्टी से कंसेंट में दिया था ऑर्डर, तो DRAT वो अपील्स को वो ऑर्डर्स एंटरटेन नहीं करेगा। तो आफ्टर अपीलिंग टू DRAT तो DRAT में कन्फर्म मॉडिफाई सेट असाइड ऑर्डर ऑफ एन DRT ने जो ऑर्डर पास किया था या तो उसको कन्फर्म करेगा कि वो भाई वो जो भी ऑर्डर पास किया है वही रहेगा, या वो ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा, या फिर वो ऑर्डर को साइड में निकाल के दूसरा अपना खुद का ऑर्डर वो दे सकता है। एंड DRAT को एप्लीकेशन देने के बाद वो अपनी DRT 180 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए एंड DRAT को एप्लीकेशन देने के बाद वो 6 months के अंदर अंदर जो भी एप्लीकेशन दिया था वो डिस्पोज करेगा विद इन 6 months। अभी DRAT हर चीज़ का हर एक का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका भी एक कंडीशन है। जैसे हमने उधर देखा था DRT में 20 lakhs टू से ज़्यादा रहेगा तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। तो DRAT क्या बोलता है? You can apply to DRAT, but you have to deposit 50% of the debt amount before that with application। जो भी ड्यू अमाउंट है वो 50% डिपॉजिट करने के बाद ही DRAT तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन डिपेंड करता है, DRAT may reduce the amount to 25% if it is satisfied with the reason। Compulsory तो 50%, if it is satisfied with the reason then it can reduce the deposit amount to 25%। अब रिकवरी करने का मोड्स क्या क्या, रिकवरी ऑफिसर कौन से चीज़ों से वो मॉडिफिकेशन अपना जो भी अमाउंट है वो रिकवरी कर सकता है। दिस इज अंडर सेक्शन 25। फर्स्ट, अटैचिंग और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है उसको सेल करके अपने मनी रिकवर कर सकता है, या वो प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी के अंदर लेगा, या फिर डिफेंडेंट को अरेस्ट करवाएगा, उसको इम्प्रिजनमेंट में रखेगा, या डिफेंडेंट के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक मैनेजर को अपॉइंट करेगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे अदर मोड्स ऑफ रिकवरी अंडर सेक्शन 28। अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अदर देन डिफेंडेंट, कोई भी पर्सन डिफेंडेंट को पैसा देने वाला है, मीन्स एनी अमाउंट इज ड्यू
और टू बी ड्यू, अगर कोई भी पैसा वो होल्ड कर रहा है, अब भी कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है, या अभी अमाउंट को ड्यू हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम एनी पर्सन टू डिफेंडेंट। तो रिकवरी ऑफिस क्या बोलेगा कि तू पैसे डिफेंडेंट को मत दे, तू मुझे पैसे दे, जितना पैसा मुझे डिफेंडेंट मुझे देने वाला है उतना अमाउंट रहेगा तो दे देना, अगर कम रहेगा तो भी इक्वल टू दैट अमाउंट और लेस देन दैट अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव फ्रॉम द डिफेंडेंट। वो अमाउंट अगर एनी पर्सन के पास पड़ा है तो वो रिकवरी ऑफिसर उसको ऑर्डर देगा कि रिटर्न स्टेटमेंट देगा, नोटिस देगा रिटर्न में एनी पर्सन को कि जो भी अमाउंट उसके पास पड़ा है, द अमाउंट विच इज इक्वल्स टू बी रिसीव फ्रॉम द डिफेंडेंट, वो अमाउंट उस रिकवरी ऑफिसर को ट्रांसफर करे। एंड रिकवरी ऑफिसर के पास और एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट को अपील करेगा। इन हुज कस्टडी देर इज मनी बिलोंगिंग टू डिफेंडेंट फॉर पेमेंट टू हिम ऑफ द एंटायर अमाउंट एंड और इफ़ इट इज़ मोर दैन सफिशिएंट जो ऑन सफिशिएंट अमाउंट टू डिस्चार्ज। अगर कोर्ट के पास डिफेंडेंट का कोई भी पैसा पेंडिंग है, मतलब कोर्ट को कोई पैसा देने का है उसके जुडिक्शन में, तो रिकवरी ऑफिसर कोर्ट को अपील करेगा कि जो भी पैसा डिफेंडेंट को मिलने वाला है वो रिकवरी ऑफिसर को हैंड ओवर कर दे। एंड लास्ट वन, डिफेंडेंट रिकवरी ऑफिसर के सामने डिस्प्यूट नहीं कर सकता है, जो भी अमाउंट उसमें दिख रहा है ये अमाउंट करेक्ट है ये अमाउंट रॉन्ग, ऐसे वो डिस्प्यूट नहीं क्रिएट कर सकता। जो भी दिया है सर्टिफिकेट में उसको ऑब्जेक्शन रेस नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो भी ऑर्डर पास किया तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो अपना ऑर्डर विड्रॉ करे, या कोई भी करेक्शन है, क्लरिकल करेक्शन है ऑर्डर में, अरिथमेटिकल करेक्शन है, जो भी करेक्शन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद से अपने ओन मोशन में वो चेंजेस कर सकता है। एंड आफ्टर मेकिंग चेंजेस एंड दैट सर्टिफिकेट जो भी है, आपने जो भी चेंजेस करने के बाद वो इंटीमेट करेगा रिकवरी ऑफिसर को। अगर कोई भी पर्सन एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द रिकवरी ऑफिसर में अपील टू ट्रिब्यूनल विद इन 30 days ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। अगर कोई भी पर्सन रिकवरी ऑफिस के ऑर्डर से खुश नहीं है तो दे में अपील टू रिकवरी ऑफिसर दैट इज टू बी विद इन 30 days ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। एंड ऑन एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल में ऑथराइज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अपॉइंट ऑफिसर्स टू प्रेजेंट इट्स केस। अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं कि दे में रिप्रेजेंट देयर केस इन फ्रंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल्स उनको वो अथॉरिटी दे सकते हैं। दिस इज द सेक्शन रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और रिच बढ़ती है वीडियोज़ की गाइस। थैंक यू सो मच।